मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान को देकर के की थी। आज उसी संविधान पर चलकर भारत एक नया भविष्य गढ़ रहा है, सफलता के नए आयाम हासिल कर रहा है। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं, अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होते। जिस पार्श्वभूमि में मेरा जन्म हुआ, जिस अवस्था में मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, अगर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि सचमुच भारत में कोई दलित आइकन था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मैं बाबा साहब को एक दलित आइकन के रूप में न कभी देखा था, न देखता हूं, और न हमारी पार्टी ने कभी देखा है और न देखेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मैं कई स्वरूप देखता हूं। एक ब्रिलियंट राइटर और इंटेलेक्चुअल तो वो थे ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन एक बहुत ब्रिलियंट और एक अच्छे शानदार राइटर होने के बावजूद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऐसी शख्सियत थे जो सदैव अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। वह अपनी जड़ों से कभी उन्होंने अपने को कटने नहीं दिया। विदेशों में भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। एक अच्छी खासी मान्यता केवल भारत में ही नहीं, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के अन्य देशों के इंटेलेक्चुअल्स में, बुद्धिजीवियों के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मान्यता रही है। और उनके भाषणों को, उनके जब कार्यक्रम होते थे, जो माने जाने इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन कार्यक्रमों में उनके विचारों को सुनने के लिए लोग उपस्थित होते थे। मेरे जैसा व्यक्ति यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में विचार करता है तो मैं कभी सोचता हूं क्या कहूं इन्हें। केवल इंटेलेक्चुअल कहकर छोड़ दूं? क्या मैं उन्हें केवल राइटर कहकर छोड़ दूं? मैंने जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। और सच्चाई तो यह है, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। उन्हें मैं ज्यूरिस्ट कहूं, इकोनॉमिस्ट कहूं, पैंथोलॉजिस्ट कहूं, एक एकेडमिशियन कहूं, कि क्या कहूं, या उन्हें पॉलिटिशियन कहूं, या एक सोशल रिफॉर्मर कहूं। सच्चाई यह है कि मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता कि मैं कहूं क्या। माने बहुमुखी प्रतिभा का धनी यदि कोई शख्स था जिसने भारत को एक दिशा देने का काम किया तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, सिर्फ उन्हीं का भला किया ऐसा नहीं। और कभी कभी मैं जब ये सुनता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि बाबा साहब आंबेडकर दलितों के देवता थे। जी नहीं, वो मानव जात के लिए थे। जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती हैं, हम बाबा साहब आंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज बाबा साहब आंबेडकर बन सकते हैं। आप धारा 370 का विषय भी ले लीजिए कि धारा 370 का सबसे पहले किसी ने विरोध किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। और विरोध ही नहीं किया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो धारा है
ये एकता और अखंडता को तोड़ने वाली धारा है शेख अब्दुल्ला जी को, इसलिए मैं इसे सहमत नहीं हो सकता और मैं इसका प्रस्तावक नहीं बनूंगा और बाबा साहब इस धारा के प्रस्तावक नहीं बने। ये जो भाव है बाबा साहब का, इसको उजागर करने की जरूरत है। 370 जैसी धारा जब जुड़ रही थी पंडित नेहरू जी के कहने से और उसका वो विरोध करे, ये पक्ष समाज के सामने आना चाहिए और विरोध भी इस आधार पर करे कि ये धारा देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली है, इसलिए मैं इसका समर्थक नहीं हूं और मैं इसका प्रस्तावक नहीं बन सकता। सभा की पहली बैठक के कुछ दिन बाद ही 17 दिसंबर 1946 को उन्होंने उसी सभा की बैठक में कहा था, और मैं उनके शब्द कह रहा हूं, इस देश का सामाजिक, राजकीय और आर्थिक विकास आज नहीं तो कल होगा ही। सही समय और परिस्थिति आने पर ये विशाल देश एक हुए बगैर नहीं रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसकी एकता के आड़े नहीं आ सकती। जो लेबर लॉज है उसकी अगर मुख्य कोई फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के रचयिता बाबा साहब आंबेडकर थे। जो श्रम करता है उसको इस प्रकार की दयनीय स्थिति में, लाचार स्थिति में नहीं रहना चाहिए, वो मजबूर न हो और मजबूरी में उसका जीवन न बीत जाए। तो इस दृष्टि से उनने ये जो कॉन्ट्रडिक्शन की बात थी वो की, उनने इसके साथ साथ ही उस समय में जितने पारित किए गए श्रम संबंधित नियम थे, अध्यादेश थे, उन पर उन्होंने बड़ा काम किया। उनने जो माइंस खतरनाक हुआ करती जैसे बीका माइंस, उसके लिए वेलफेयर फंड बनाने के काम किया, वो तो चलता रहा उस प्रकार से। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में, फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में, मिनिमम वेज के बारे में, इन सारे वेजेस के बारे में बात किया। तो फेयर वेज, मिनिमम वेजेस और जो मैकेनिज्म उपलब्ध था इन सारी बातों को समाधान करने के लिए, उसमें ट्राइपार्टाइट एक मैकेनिज्म था, उसको मजबूत बनाने का काम किया। ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म में श्रम संगठनों के प्रतिनिधि, श्रम संगठन के प्रतिनिधि और एम्प्लॉयर के प्रतिनिधि और उस संबंधित सरकार के प्रतिनिधि, इस प्रकार से 3 लोगों को मिल करके और ट्राइपार्टाइट ऐसी कमेटी बनती थी। और ट्राइपार्टाइट कमेटी का वार्षिक रूप से एक सम्मेलन हुआ करता था, जिसको हमने इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस कहा बाद में आकर के। तो यह जो लेबर कॉन्फ्रेंस था उसमें ट्राइपार्टाइट प्रतिनिधि हुआ करते थे। ये प्लेनरी होता था, उसमें बड़े लोग हुआ करते। तो एक होती थी स्टैंडिंग कमेटी। उनकी न्यायप्रियता देखिए। दुनिया के समृद्ध कहे जाने वाले देश, मोस्ट फॉरवर्ड कहे जाने वाले देश, उन देशों में भी महिलाओं को मत का अधिकार पाने के लिए 50-50, 60-60 तक लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी, आंदोलन करने पड़े थे। महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था। पढ़े लिखे देश थे, प्रगतिशील देश थे, धनवान देश थे। लोकतंत्र की दुहाई देने का जैसे उनका मोनोपोली था। लेकिन एक दलित मां की कुख से पैदा हुआ बेटा संविधान के पहले ही दिन हिंदुस्तान के अंदर माता और बहनों को वोट का अधिकार दे देता है। हमारी महिलाएं, उनको गैस चूल्हा जो है वो मिले, उनको अपनी आंखें खराब ना करनी पड़े, इसके लिए उज्ज्वला योजना हमारी सरकार लेकर आई। और आप ये देखिए कि बाबा साहब ने उस समय में ये सोचा था कि हमारी बेटियां जो हैं उनको अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिलना चाहिए। और ये बिल भी हमारी सरकार ने पास किया। और इसके साथ साथ महिलाओं को ये अधिकार होना चाहिए कि वो तलाक ले सके, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले।
और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब की बार 2021 में एक बिल पास हुआ है कि जिसमें महिलाओं को अबॉर्शन का भी अधिकार है। तो महिलाएं जो हैं वो तरक्की करें, आगे बढ़ें, शिक्षित हों, इस बात की चिंता बाबा साहब किया करते थे। हिंदुस्तान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत रखती है। ये बाबा साहब का प्रयास था कि जिसके कारण हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना। ये बाबा साहब का पुरुषार्थ था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बना, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 बना, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 बना। ये सारे कानून समाज के उन लोगों को ताकत देते थे, विशेष करके महिलाओं को। ये बाबा साहब की विशेषता थी। सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार ने यह निर्णय न किया होता, क्योंकि यह संपत्ति तो प्राइवेट चली गई थी और जिस सदन में बाबा साहब रहते तो वो तो पूरी तरह ध्वस्त करके नई इमारत वहां बना दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वाजपेयी जी जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको एक्वायर किया। लेकिन बाद में उनकी सरकार रही नहीं। बाकी जो आए उनके दिल में अंबेडकर नहीं रहे। और उसके कारण मकान एक्वायर करने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। हमारा संकल्प है कि 2018 तक इस काम को पूर्ण कर दिया जाए। और अभी से मैं विभाग को भी बता देता हूं, मंत्रियों को भी बता देता हूं, 2018-14 अप्रैल को मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। मैं मेरे लिए इसे सौभाग्य मानता हूं। भारत सरकार की एक योजना को साकार करने का अवसर भी मिला है कि 26 अलीपुर, जहां पर बाबा साहब का परिनिर्वाण, वहां एक प्रेरणा स्थली बनेगी। उनके हमने पंचतीर्थों का निर्माण अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उन्होंने शिक्षा ली थी, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और अंबेडकर फाउंडेशन, ऐसे अनेकों अनेक जगह हैं और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। इन सबको मिलाकर जब चर्चा हुई कि क्या नाम दिया जाए, किसी ने कहा इस स्थल का, जन्म स्थल का नाम दे दो, किसी ने शिक्षा भूमि का नाम दे दो। लेकिन मुझे धन्य हैं देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन मैंने देखा है और पढ़ा भी है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग लाखों लोग आते हैं और बिना बुलाए आते हैं। और जहां बिना बुलाए लोग आते हैं वो स्थल नहीं हो सकता, वो तीर्थ ही होगा। खास करके पिछले 6-7 वर्षों में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक फोकस, एक प्रायोरिटी के रूप में बाबा साहेब के धरोहर पंचतीर्थ की योजना हो, कि बाबा साहेब से संबंधित जितने भी स्थान हैं वो हम सब के लिए, सर्व समाज के लिए एक तीर्थ के समान है। और उन सब पे जाने का, उन सब स्थानों की चिंता करने की व्यवस्था ये सरकार ने की है। वो चाहे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में रिसर्च प्रमोट करना हो, ओवरसीज स्कॉलरशिप के माध्यम से लोगों में बाहर जाकर के पढ़ाई करने की चेष्टा, एक जागृति पैदा करना हो, और दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दलित समाज में भी उद्यमशीलता, वो स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप जॉब गिवर्स बनते हैं, जॉब क्रिएटर्स बनते हैं, आप जॉब सीकर्स नहीं बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनछुए पहलू
हमने स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया तो साथ ही ये भी तय किया कि इस योजना के माध्यम से हर बैंक ब्रांच कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति को कर्ज जरूर देगी। भाइयों और बहनों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश में रोजगार के मायने बदलने वाली मुद्रा योजना के लगभग 60% लाभार्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। इस योजना के तहत अब तक लगभग 9.25 करोड़ लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं और लोगों को बिना बैंक गारंटी 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया जा चुका है। साथियों, सामाजिक अधिकार इस सरकार के लिए सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है। जिस न्यू इंडिया की बात मैं करता हूं, वो बाबा साहब के भी सपनों का भारत, और उसी का परिणाम है कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए कश्मीर की 370 धारा खत्म होती है, क्योंकि संविधान उन्होंने बनाया था। संविधान एक, कानून एक है, तो 370 कैसे रह सकती है। 32 करोड़ लोगों, गरीब लोगों के पहली बार खाते इसलिए खोले गए क्योंकि ताकि उनको मिलने वाली सहायता, सब्सिडी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। एक शिक्षा एक देश का मंत्र कहीं ना कहीं बाबा साहब के सपनों को पूरा कर रहा है। एक देश एक राशन कार्ड, यानी कि गरीब कहीं से भी राशन ले सकता है। बाबा साहब का सपना इसमें से कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। 2.5 करोड़ पक्के मकान, 57 साल में झोपड़ियां और 2.5 साल में और 7 साल में 2.5 करोड़ पक्के गरीब लोगों को मकान देना, यानी कि उनको सम्मान देना है। 8.5 करोड़ गैस चूल्हे को कनेक्शन देना, शौचालय बनाकर गरीबों को देना ताकि उनका सम्मान बना रहे, उनके साथ होने वाली घटनाएं बंद रहे। 2-4 लाख के लिए उन्हें मकान नहीं बेचना पड़े, अपना जेवर गिरवी ना रखना पड़े। ये कहीं ना कहीं गरीबों का सम्मान होता है, इसलिए आयुष्मान योजना को जन्म दे दिया। रेहड़ी पटरी पे काम करने वालों को आर्थिक मदद करना और मुद्रा कोष के माध्यम से 50,000 तक की बिना गारंटी के ऋण देना। और सबसे बड़ा और एक काम हुआ है, जिस शिक्षा पर अंबेडकर जी जोर देते थे, उसमें 1944 से लेकर आज तक केवल 1100 रुपए करोड़ रुपए खर्च होते थे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पर। नरेंद्र मोदी जी ने जब इस प्रकार का अध्ययन किया तो लगा कि बैकडॉग क्यों होता है, क्यों स्कूल छोड़कर जाते हैं। तब कहीं ना कहीं अध्ययन में ये लगा कि राशि कहीं ना कहीं व्यवधान है, इसलिए 5 वर्ष की कार्य योजना बनाकर 59,000 करोड़ रुपए कर देना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का कहीं ना कहीं वो रास्ते हैं जिनसे सशक्त भारत बनेगा, सक्षम भारत बनेगा, स्वावलंबी भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और बाबा साहब का न होने का इस देश को कितना घाटा हुआ है, ये हमें पता चलता है। और बाबा साहब का कोई भक्त सरकार में आता है तो 60 साल के बाद भी काम कैसे होता है, ये नजर आता है। गांव के बाहर सड़क पर शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती और सुबेरे सुबेरे सूर्योदय से पहले का इंतजार करती। आज मोदी जी ने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री भारत को बना दिया है। 11 करोड़ इज्जत घर बनाए हैं। 11 करोड़ यानी 11 करोड़ 130 करोड़ में 11 करोड़ बहनें को इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया मुख्य धारा में शामिल करने का। क्या तस्वीर थी भारत की। और ये ज्यादा दिन 6 साल पहले की बात सुना रहा हूं आपको। आप देखेंगे झुंड के झुंड हमारी बहनें बेचारी शाम को लोटा लेकर के जा रही होती थी। सड़क के किनारे कोई इस तरीके की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। ये छोटी घटना नहीं है और इसको आपने और हमने रिकॉग्नाइज किया, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। इसको भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने कहा कि पृथ्वी की चिंता करने वाले लोगों में प्रधानमंत्री मोदी जी।
लेखनी जो भी उन्होंने लिखा, फिर चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब में या कबीर जी ने अपने दोहे में, उसमें संत रविदास जी का बहुत उसमें उपयोग हुआ और उनको बहुत जगह कोट किया गया। यानी इन बड़े महात्मा यानी गुरु नानक देव जी भी और हमारे कबीर जी, इन लोगों ने भी उनकी बताए हुए रास्ते को पूरा करने की दृष्टि से उनकी बातों को, उनके द्वारा लिखी हुई काव्यों को, उसको उन्होंने अपने में समावेश करने की कोशिश की। यह उनका जो एक सामाजिक दृष्टि से जो उनका एक स्थान था, उसका ये परिचायक है कि समकालीन लिटरेचर में भी समकालीन जो लोगों ने लिखा, उन लोगों ने भी उनकी बातों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। देश भर में सभी प्रदेश अध्यक्षों से पूछकर एक लक्ष्य लिया था कि आप कितने दीपक बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती की पूर्व संध्या पर करेंगे। तो लगभग 52 लाख का लक्ष्य आया था। हमने उसको संख्या का उल्लेख नहीं किया, लेकिन मैं रात भर लगभग 1 बजे तक सभी प्रदेशों के देखता रहा हूँ। सब दूर बहुत उत्साह के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर दीप जलाने का, एक दीपोत्सव करने का कार्यक्रम संपन्न पहली बार हुआ है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धा फूल अर्पित करते हैं।